नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो आज हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ेंगे। व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 3 यानी सेवा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक यातायात सेवाएं, जिनको कि परिवहन सेवाएं भी कहते हैं, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, भंडारण सेवाएं, ये सारी सेवाओं के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। और आज जो हमारा नया जो अध्याय शुरू होगा पाठ 11, उसके अंतर्गत हम लोग बाह्य श्रोतीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो बाह्य श्रोतीकरण को इंग्लिश में आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे इन वीडियो को, हमारे इस चैनल को अपने सभी ऐसे दोस्तों या परिचितों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बाह्य श्रोतीकरण क्या होता है? हम लोगों को पता है कि जो उत्पादन इकाइयां होती हैं, जो फर्में होती हैं या बहुत विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। किसके लिए करते हैं? उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की तुष्टि करने के लिए। तो जब कोई भी व्यवसायी अपने फैक्ट्री में या अपने जो फर्म है या जो भी उसकी उत्पादन इकाई है, उसके अंतर्गत जब कोई चीज बनाता है या कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। कौन कौन से? एक विकल्प तो होता है कि वो अपने आंतरिक तंत्र यानी कि जो इंटरनल सिस्टम है उसका यूज करके अपने अंदर, मतलब अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपनी जो उत्पादन इकाई है कि उसके अंदर ही जो सारे उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, अपने संसाधनों के माध्यम से वो खुद ही उस वस्तु या सेवा का उत्पादन करे। या जो दूसरा ऑप्शन या दूसरा विकल्प उसके पास होता है वो होता है बाह्य श्रोतीकरण का। बाह्य श्रोतीकरण के अंतर्गत वो अपने उत्पादन या सेवा जो वो कर रहा है, जो वो बना रहा है, उसका आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उत्पादन कहीं बाहर से करवा सकता है, किसी दूसरी एजेंसी से या संस्था से करवा सकता है, जिसको कि बाह्य श्रोतीकरण बोलते हैं। बाह्य श्रोतीकरण मतलब बाह्य मत बोलेंगे बाहर को, और स्रोत बोलेंगे सोर्स। तो अगर कोई आप बाहर का सोर्स लेते हैं, अपने यहाँ काम ना करा के कहीं बाहर से कराते हैं और उसको किसी फीस की कोई फीस अदा करते हैं उस काम के लिए, तो उसको बोलेंगे बाह्य श्रोतीकरण। तो ये आजकल बहुत कॉमन है, ये काफी मात्रा में, काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। आजकल लोग कई सारी ऐसी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं उत्पादन से जुड़ी हुई, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से कराते हैं, किसी तृतीय पक्ष से कराते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। ठीक है, और वो ऐसा कई कारणों से नहीं करते हैं। धीरे धीरे हम जानेंगे कि बाह्य श्रुतिकरण के लाभ क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बाह्य श्रुतिकरण क्या है? बाह्य श्रुतिकरण ऐसा कार्य, प्रकार्य, प्रक्रिया है जिसका कि निष्पादन, जो कि निष्पादन को बोलते हैं करना, जिसका कि निष्पादन आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता था। मैंने भी बताया, आप चाहते तो अपने जो आंतरिक तंत्र है उसके माध्यम से करा सकते थे, लेकिन आपने उनसे नहीं कराया, परंतु इसके बजाय इसका आपने अनुबंध यानी कि ठेका दे दिया एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य पक्ष या संस्था को। तो इसको बोलेंगे बाह्य श्रुतिकरण। बाह्य श्रुतिकरण का सर्वमान्य प्रतिमान जो आजकल समाचारों में है, जो आप काफी पढ़ते होंगे, काफी समाचारों में आपको मिल जाएगा, के अनुसार बाह्य श्रुतिकरण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कार्यों को विदेशी फर्मों, ठीक है ना। तो अब केवल देश की जो सीमाएं हैं वो नहीं रह गई, अब देश की सीमाओं से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में आप काम करवा ले रहे हो, विदेशी फर्मों जैसे चीन से कराना। इसे सामान्यतः अपतट कहा जाता है। अपतट बोलते हैं ऑफशोरिंग को, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऑफशोरिंग कहते हैं। ऑफशोरिंग का मतलब होता है कि अपने, मतलब किसी ऐसे भूभाग से काम कराना जो कि आपके देश की सीमा से बाहर है, जिसके के लिए आपको समुद्र को पार करना पड़ेगा। समुद्र एक एक नोशनल, या कहना चाहिए कि एक इंडिकेटिव चीज है, मतलब एक प्रतीकात्मक
चीज दिखा रखी है कि आपको समुद्र हो सकता है समुद्र बीच में पड़े ही ना, क्योंकि जैसे आपके और चाइना के बीच में कोई समुद्र तो है नहीं, लेकिन आप अगर कोई काम चाइना से कराते हो तो उसको भी ऑफ शोरिंग ही बोलेंगे। एक शब्द है जो कि प्राय प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सामान्यतः अपतट, जब आप किसी और देश से काम करा रहे हैं, विदेशी फर्मों से काम करा रहे हैं। और किस किस प्रकार के काम कराए जाते हैं? ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्व के नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्व के होते हैं। तो दोनों प्रकार के काम आप बाहर से करवा सकते हैं। अब उन दोनों में अंतर है, वो भी आपको पढ़ने में समझ में आएगा। तो इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है टेलीफोन कॉल सेंटर। जैसे आप जानते होंगे, आपने कई सारे ऐसे बीपीओ के बारे में सुना होगा जो कि यहाँ से, हमारे भारत से अमेरिका या यूरोप के देशों के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब जो वहाँ विदेश में, यानी कि यूएसए की जो कंपनियां हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, उनके कॉल सेंटर इंडिया में हैं और वो लोग यहाँ से, इंडिया से बैठकर शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट में अपने लोग बैठाते हैं, वो लोग वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान यहाँ से बैठ के करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉल सेंटर। ऐसे ही तकनीकी सहयोग तथा कंप्यूटर कार्यक्रमण, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह भी, वो भी यहाँ से हो जाती है। तो अब है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण की संरचना। अभी मैंने आपसे कहा था कि कुछ छोटे मोटे काम भी होते हैं और कुछ काफी महत्व वाले काम भी बाहर से कराए जाते हैं। तो जो छोटे मोटे काम हैं वो व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण के अंतर्गत किए जाते हैं। इसकी संकल्पना के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण क्या है? इसका अभिप्राय किसी ऐसे निष्पादन की जिम्मेदारी, मतलब किसी ऐसे काम के करने की जिम्मेदारी अन्य पक्ष को देना है जो अन्यथा आंतरिक तंत्र अथवा सेवा के माध्यम से किया जा सकता था, ठीक है। उदाहरण के लिए एक बीमा कंपनी, आपको मैंने बीमा सेवाओं के बारे में बताया था। तो एक बीमा कंपनी अपने दावा निपटान कार्यक्रम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक बीमा लिया, ठीक है, किसी और ने एक बीमा लिया, किसी राम ने कोई बीमा लिया और राम को उस बीमा के अंतर्गत अब उसने, जैसे उसने एक कार का अपनी बीमा कराया और उसकी कार की हो गई एक्सीडेंट, उसकी कार की दुर्घटना हो गई। तो अब उसको अपनी कार की रिपेयर करानी है, तो उस रिपेयर के लिए क्या होगा? वो पैसा कहाँ क्लेम करेगा? इंश्योरेंस कंपनी से करेगा, बीमा कंपनी से करेगा। तो जो वो क्लेम करेगा उसको दावा बोलते हैं। और दावा निपटान मतलब क्लेम को डिड्रेस करना, मतलब क्लेम को निपटाना। क्लेम अगर आ गया है तो उसको या तो आप दोगे या तो नहीं दोगे, तो उसको प्रोसेस करने को बोलते हैं निपटान। तो दावा निपटान कार्यक्रम को बाह्य श्रुतिकरण कर सकती है एक बीमा कंपनी, अगर चाहे तो जो जितने भी क्लेम्स आते हैं उनको निपटाने के लिए एक दूसरी एजेंसी को वो काम सारे दे सकती है कि भाई आपको हमने काम दे दिया, आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है क्लेम देने लायक है तो उसका रीजन हमको दीजिए, कारण बना के एक पूरी रिपोर्ट बना के दीजिए और हमारा आदमी उस पर एक साइन कर देगा, फिर आप उसको दावा, हम उसका रिलीज कर देंगे, उसको उसका पैसा दे देंगे। तो ऐसे काम का बाह्य श्रुतिकरण कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बैंक क्या कर सकता है? अपने ऋण प्रक्रियण प्रणाली का बाह्य श्रुतिकरण कर सकता है, ठीक है ना। ऋण ऋण प्रक्रियण प्रणाली क्या होती है? इसको बोलते हैं लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब जो ऋण है उसको देना है या नहीं देना है, उसकी प्रक्रिया जो करनी है, उसके लिए जो प्रणाली यूज होती है उसको भी चाहे तो बैंक बाह्य श्रुतिकरण कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो इसका फायदा क्या होता है? हम बाह्य श्रुतिकरण करते क्यों हैं? अब मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे हम ऐसे काम हैं जो कि हम अपने आप तो खुद कर सकते थे, लेकिन हमने किसी दूसरे से करवा लिए, ठीक है ना, जिसको कि हम बाह्य श्रुतिकरण कर कहते हैं। अब क्यों करते हैं? इसके दो कारण आपकी किताब में दिए हुए हैं। पहला कारण है उत्पादन की मित व्ययता का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे काम होते हैं या बड़े काम भी होते हैं जो कि आपके, अगर आप करोगे तो आपको उसकी लागत ज्यादा आएगी, ठीक है ना। लेकिन कोई एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो कि सबके लिए, कई कंपनियों के लिए वही काम कर रही है। जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा कि बीमा कंपनी के जो दावा निपटान का जो कार्यक्रम है वो किसी एक थर्ड एजेंसी से वो करा सकती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? जैसे एक मान लीजिए एलआईसी ने भी अपना जो दावा निपटान का काम है वो किसी एक कंपनी को दे दिया, किसी प्राइवेट कंपनी दूसरी कंपनी को दे दिया जो कि सिर्फ दावा निपटान का काम कर रही है। ऐसे ही उसको किसी और बीमा कंपनी ने भी, जैसे मान लीजिए एसबीआई लाइफ ने भी उसी को दे दिया, ठीक है। और ऐसे ही एक तीसरी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी उसी को दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो एजेंसी है जो कि दावा निपटान का काम कर रही है, इसके पास कई सारे कंपनियों के दावे निपटाने के लिए आ रहे हैं,
ठीक है। तो जब बहुत सारी मात्रा में कोई आदमी काम करता है तो उसकी लागत अपने आप कम हो जाती है, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ी मात्रा में आप वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो आपको उत्पादन की मितव्ययिताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि उत्पादन की मितव्ययिताओं का लाभ मिलता है, जिससे कि जो लागत है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जब आप किसी आप क्योंकि आप तो उस काम के एक्सपर्ट हो नहीं, आप तो उस काम के विशेषज्ञ हो नहीं, अब आप खाली उसमें अपनी विशेषज्ञता बनाओ, उसमें अपना पैसा डालो, उससे अच्छा ये है कि जो विशेषज्ञ है, जो सबके लिए वो काम कर रही है, उसी एजेंसी से आप भी काम करा लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्पादन की मितव्ययिताओं का लाभ मिल जाएगा, जो कि खाली आपके केस में संभव नहीं था। मान लीजिए अगर ये LIC खुद करती है, उसके पास केवल 10,000 केस होते निपटाने के लिए एक महीने में, तो इसको केवल 10,000 की ही मितव्ययिताओं का लाभ मिलता उत्पादन की। लेकिन अभी इसको क्या हो रहा है, इस एजेंसी के पास 10,000 इसके आ रहे हैं, मान लीजिए 5,000 इसके आ रहे हैं और 15,000 इसके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 15, 5, 20 और 10, 30,000 केसों का निपटारा ये अकेले कर रही है एजेंसी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्सपर्ट हो गई होगी एजेंसी। तो इसकी एक्सपर्टाइज से इसको उत्पादन की मितव्ययिता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि अपने आप LIC, SBI और ICICI को भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये खाली एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया। हो सकता है कि वो कई सारी जो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं खुद भी अपने यहाँ दावा निपटान कार्यक्रम बड़े स्तर पर करती होंगी। अब है संभवतः दूसरा जो कारण है वो है संभवतः इससे लागत बचाई जा सकती है। एक तरह से लागत और बच सकती है, कैसे? क्योंकि विभिन्न देशों में रहन सहन की लागतें भिन्न भिन्न होती हैं। हर जगह हर अलग अलग देश में जो लोगों के रहने सहने में जो खर्चा होता है वो अलग अलग होता है, जिसके के कारण मजदूरी की लागतें कुछ देशों में हो सकता है कम आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका की, यूरोप की कई सारी कंपनियां जो हैं उनके कॉल सेंटर भारत में हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको जो आदमी पर खर्चा है, जो मानव संसाधन है, वो कम पैसे में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है क्यों हम BPO करते हैं या व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार से बाह्य स्रोतीकरण होता है। एक होता है पश्च कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण और एक होता है अग्र कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण। अब आप समझ रहे होंगे, एक तो आपका ऑफिस है, तो इस ऑफिस के पीछे मतलब जो आपके अंदर जो काम हो रहे हैं वो सारे आएंगे पश्च कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण में, और अग्र कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण में वो काम आएंगे जो आपके ऑफिस के बाहर हो रहे हैं, ये सामने हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके ऑफिस के अंदर जो काम हो रहे हैं उसमें एक बिल बनाना है, मतलब आपने कहीं किसी को माल अपना बनाकर भेजा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बिल जनरेट करेंगे, बिल बनाएंगे तभी तो वो आपको पैसा देगा दूसरी पार्टी, ठीक है ना। क्योंकि आप जब कोई उत्पाद बनाते हैं उसके साथ एक बिल भी आपको देना पड़ता है, तभी उसके एवज में आपको मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये काम आप बाह्य स्रोतीकरण में दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एक्सपर्टाइज ऐसी नहीं है। हो सकता है आप इस काम को खुद करेंगे तो आपसे उतना अच्छा ना हो पाए, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन है क्या, सामान बनाने में, उत्पादन करने में, ना कि बिल बनाने में, ठीक है। तो आप, और दूसरा है उदाहरण, दूसरा जो है जिस प्रकार से करते हैं बाह्य स्रोतीकरण वो है अग्र कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें जब आपने माल बना लिया उसके बाहर जब आप निकले तो आपको क्या करना होता है, विपणन, माल को बेचना के लिए बांटना होता है, जगह जगह पहुंचाना होता है। तो उसमें आप किसी जो जो ये होते हैं जो कि जिनका की काम होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब यातायात या परिवहन सेवाएं देते हैं, तो वो कई प्रकार की और सुविधाएं भी देने लगे हैं, तो उनकी आप सहायता ले सकते हो, वहां आप आउटसोर्स कर सकते हो अपने काम को, या कोई और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपना सामान बेच दिया बाहर बाजार में, अब इसकी सर्विसिंग के लिए, मान लीजिए आप पंखे बनाते हैं, तो उन पंखे की सर्विसिंग के लिए उसमें जो तकनीकी सहायता आपको चाहिए, उसके मरम्मत के लिए आपको सामान एक बार बेचने के बाद आप एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके इस काम को करने में आपकी मदद करेगी। आपके पास जो कस्टमर्स की कंप्लेंट आएगी उसको कौन सुलझाएगा, जो तकनीकी सहायता आपको दे रहा होगा बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत, अग्र कार्यालय बाह्य स्रोतीकरण के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय प्रक्रिया जो बाह्य स्रोतीकरण होता है उससे हमें क्या फायदा होता है, उससे हम श्रेष्ठ ग्राहक संतुष्टि उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे क्या होता है, ग्राहक जो है वो बढ़ते हैं, उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा का प्रभावी ढंग से सामना करना संभव होता है, और परिणामतः क्या होता है, लाभ और उत्पादकता बढ़ती है। अब ये श्रेष्ठ ग्राहक संतुष्टि क्यों आई,
क्यों इसलिए आई, क्योंकि आपने जब जो ऐसे काम थे छोटे मोटे जो कि आपको खुद नहीं करने थे, तो वो काम आपने बाहर से करा लिए। उससे आपको ये फायदा हुआ कि आपको अब ज्यादा टाइम मिल गया अपने ग्राहकों के बारे में सोचने का, और आप उनको बेहतर से बेहतर उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराने का। ठीक है। व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण के माध्यम से कई कार्य बाह्य स्रोत किए जा सकते हैं, जैसे कॉल सहायता केंद्र, चिकित्सा प्रतिलेखन, बिल बनाना, वेतन चिट्ठा प्रकीर्णन आदि। ये कई सारी चीजें हैं जिनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इसमें कॉल सेंटर तो आपको पता ही है क्या होता है, बिल बनाना ही पता है। चिकित्सा प्रतिलेखन क्या होता है, इसमें जो मेडिकल का हिसाब किताब है वो रखा जाता है, मतलब जो डॉक्टर लिखते हैं ये है कि ये दवाई लीजिए, ये करिए, वो करिए, तो इसका भी एक रिकॉर्ड होता है जिसको कि चिकित्सा प्रतिलेखन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसका बिजनेस भी होता है। अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले शुरू में बताया था। तो कम महत्व वाली व्यवसायिक क्रियाओं अथवा उनके क्रियाकलापों को संबंधित लोगों तथा तंत्र सहित लेना, ताकि सेवा स्तर में सुधार लाया जा सके और लागतें कम की जा सकें। यह प्रक्रिया को की प्रचारण, जो कार्यकुशलता व अनुकूल प्रतिक्रिया, ब्रांडिंग, ग्राहक संपर्क और संगठनात्मक उत्कृष्टता की ओर ले जाने में उपयोगी है। तो इसमें आपको जो समझने वाली बात है वो है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कम महत्व वाली व्यावसायिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ऐसी चीजें हम बाहर आउटसोर्स कर सकते हैं जो कि हमारी कंपनी के जो हम चीजें बना रहे हैं उसमें महत्व जिसका कम होता हो। आप बहुत ज्यादा महत्व वाली चीजों को बाहर नहीं देंगे, नहीं तो इससे आपको कई सारे नुकसान आगे चलकर हो सकते हैं। ठीक है। और ये आप कोशिश करेंगे कि जो आपका जो सेवा का स्तर है, मतलब जिस प्रकार से आप जो ग्राहकों को सेवा दे पा रहे हैं उसमें सुधार लाएं, और साथ साथ लागतें भी कम हो। ठीक है। ये जो मेन उद्देश्य है बाह्य स्रोतीकरण के पीछे ये होना चाहिए। ठीक है। अब है बाह्य प्रक्रिया मतलब बीपीओ के गुण। क्या गुण होते हैं? लागतों में कमी सबसे बड़ी, हमने अभी बहुत देर से बात कर रहे हैं कि लागतें कम हो जाती हैं। ठीक है। कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। अब जब आपने अपने छोटे मोटे काम दूसरे को दे दिए, थर्ड पार्टी को कर दिए जो कम महत्व वाले काम है, तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका मेन काम है उस पर ध्यान देंगे। मान लीजिए आप पंखे बनाने का काम, जैसे मैंने आपको बोला था, आप करते हैं, तो अब आप ये इंश्योर करेंगे कि पंखे आप की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, जल्दी से खराब ना हो। ठीक है। तो जो मुख्य, और आपने अब पंखों को बाहर बेचने का काम वो किसी और को दे रखा है मान लीजिए, या फिर ठीक करने का उसको जो सर्विस सेंटर का काम है वो किसी और को दे दिया है, थर्ड पार्टी को। तो इस प्रकार से आप केवल आपका जो मुख्य व्यवसाय है उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। ये मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा आप करें ही। ठीक है ना, कई बार कई चीजें होती हैं जो केस टू केस डिफर करती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए काफी होगा, इसमें कोई गलत नहीं है कोई भी चीज। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगला है बाह्य विशेषज्ञता का उपयोग। आप बाहर की जो थर्ड पार्टी एजेंसी जिससे आप करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बीमा वाला उदाहरण दिया था, तो आप बाह्य जो एक्सपर्ट हैं, बाहरी एक्सपर्ट, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्टाइज का उपयोग कर सकते हैं, उनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहकों की लगातार बदलती मांग से आसानी से निपट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब कंपनी के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं, और आगम वृद्धि की प्राप्ति होती है। आगम कहते हैं रेवेन्यू को, जो आप फायदा आपको मिल रहा है, जो आप पैसा कमा पा रहे हैं, उसमें आपको धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि आपका जो सेवा स्तर है वो सुधरेगा तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे। ठीक है। अब है अगला थोड़ा सा हायर लेवल का। अभी हमने बीपीओ पढ़ा जो कि होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे जिसको, हिंदी में आपने बोला व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुति। ठीक है ना। अब है ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण। तो जो अभी हमने पढ़ा था पिछला वाला, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण और ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण में सिर्फ अंतर ये है कि उसमें कम महत्व की जो चीजें थी वो हम बाहर दे देते थर्ड पार्टी को, यहाँ अधिक महत्व की या ज्ञान वाली जो चीजें हैं वो भी हम बाहर देते हैं। ठीक है, दूसरे से कराते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जिसमें कि हम खुद एक्सपर्ट नहीं है, या हमको कहीं पर ऐसी चीजें हैं जिनकी की एक्सपर्टाइज हमको बाहर ज्यादा अच्छी उपलब्ध है। ठीक है, तब हम ऐसे काम बाहर देते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण एक नई सच्चाई है, इसको केपीओ लिखते हैं। तो यहाँ अंतर के और बी का नहीं है, काफी बड़ा अंतर है जो कि आप आगे धीरे धीरे बढ़कर समझेंगे। ये एक नई सच्चाई है जो भारत में गति पकड़ रही है। सामान्य शब्दों में
यह मूल्य श्रृंखला में ऊर्ध्वाभिमुख परिवर्तन है। अब मैं यहाँ चाहूंगा कि मैं आपको ये मूल्य श्रृंखला के बारे में बताऊं कि ये क्या होती है। आप जब धीरे धीरे बिजनेस को और पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको जगह जगह ये मूल्य श्रृंखला के बारे में सुनने को मिलेगा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू चेन। आपको कई जगह लोग बोलेंगे कि वैल्यू एडिशन कीजिए, वैल्यू मतलब मूल्य को जोड़िए, मूल्य संवर्धन वाली क्रियाएं कीजिए। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमको ऐसे काम करने चाहिए ताकि हम कोई ना कोई जो मूल्य संवर्धन हो वो करें। ठीक है, तो अभी आपको समझ में धीरे धीरे चीजें आएंगी। तो ये आपको, अगर व्यवसाय आप पढ़ते हैं, व्यवसाय अध्ययन आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें काफी काम आएगा। ये फोटो है, आपकी किताब से लिया हुआ है, तो इसमें दिखा रखा है कि कुछ लैब में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो काम है, जो एक्सपर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए, विशिष्ट ज्ञान चाहिए, वो सारे काम ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण के माध्यम से आप बाहर से करवा सकते हैं। पुरानी बीपीओ कंपनियां जो मूल्य समर्थित अथवा ग्राहक देखभाल समर्थन सेवाएं प्रदान करती रही हैं, इस मूल्य श्रृंखला को ऊपर की ओर उठा रही हैं। ऊर्ध्वाभिमुख का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। तो पहले कम महत्व की, कम ऐसी जो प्रक्रियाएं थी जिनसे कि जो उत्पाद था उसके मूल्य में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी, उसमें कुछ मूल्य का संवर्धन नहीं कर रहा था, ऐसी प्रक्रियाएं दी जाती थी। लेकिन केपीओ के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाएं भी बाहर दी जाने लगी हैं जो कि काफी, जो उत्पाद है या सेवा है उसमें मूल्य संवर्धन करने में सहायक होगी, उसके मूल्य को इंक्रीज करने में या वैल्यू एडिशन में लाभकारी होती है। तो आइए जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। और तो मूल्य श्रृंखला क्या है, सबसे पहले मैं आपको आज ये समझाना चाहूंगा कि मूल्य श्रृंखला क्या होती है, वैल्यू चेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होती है। तो एक मूल्य श्रृंखला एक विशिष्ट उद्योग में, जो कोई विशिष्ट उद्योग है उसमें कार्य कर रही एक फर्म के लिए, जो फर्म उसमें कार्य कर रही है, गतिविधियों की एक श्रृंखला है। ठीक है ना, अब कैसे है ये भी एक मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो ये क्या है, एक चेन है, गतिविधियों की जो एक्टिविटीज हैं उसकी एक श्रृंखला है। तो व्यवसाय इकाई मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए उचित स्तर है। व्यवसायिक इकाई में क्या होता है, मूल्य श्रृंखला का निर्माण होता है। उत्पाद क्रम में श्रृंखला की सभी गतिविधियों से गुजरते हैं। जो उत्पाद होते हैं वो हर स्टेज से होके गुजरते हैं, उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है और इस तरीके से हमको अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो हर एक चरण में, हर एक गतिविधि में कुछ ना कुछ मूल्य जुड़ता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मूल्य में इंक्रीज होती है, जिसको कि वैल्यू एडिशन बोलते हैं, मूल्य संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो उत्पाद क्या करता है, प्रत्येक गतिविधि पर उत्पाद कुछ मूल्य प्राप्त करता है, इसी को ही मूल्य श्रृंखला बोलते हैं। कॉमन सा, एक बहुत आसान सा, अगर कोई आपसे पूछता है क्या है मूल्य श्रृंखला, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। इस उदाहरण में मैंने आपको, आपके आसपास में गन्ने की फसल होती होगी, तो ये सब गन्ने के पेड़ आप छोटे छोटे से देख रहे हैं। ठीक है, ये भी गन्ना है, ये भी गन्ना है, ये भी गन्ना है, इसमें कई सारी वैल्यू चेन्स दिखा रखी हैं। ठीक है, तो हम एक वैल्यू चेन को इसमें लेके पकड़ के चलते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो किसान ने गन्ना उगाया, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने भी कुछ बीज बीज बोए होंगे उसके, तो उस बीज को उगाकर कुछ मूल्य पैदा किया। ठीक है ना, तो ये भी एक वैल्यू चेन में शामिल हो गई चीज। इसने भी क्या किया, मूल्य में संवर्धन किया। ये बीज से एक फाइनल उत्पाद बनाया उसने, उत्पाद क्या बन गया, गन्ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक मूल्य संवर्धन हुआ, एक वैल्यू एडिशन हुआ, तो ये भी मूल्य श्रृंखला का एक भाग हो गया। अब ये सब किसकी मूल्य श्रृंखला है, ये है चीनी की मूल्य श्रृंखला। ठीक है, चीनी बन रही है अभी। तो अब इसने क्या किया, इसने बीज से खाद वाद पानी वगैरह ये सब देके गन्ना उगाया। ठीक है, फिर इस गन्ने को लेके एक ट्रक के माध्यम से इसने कहाँ तक पहुंचाया, शुगर मिल तक पहुंचाया, जो कि यहाँ पर बीच में ट्रक नहीं दिखा रखा है, एक ट्रक भी होगा जिसके की माध्यम से ये शुगर मिल तक जा रहा है। तो ये जो ये परिवहन हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ नहीं जाएगा तो ये गन्ना खराब हो जाएगा, किसी और काम आ जाएगा, कहीं और लोग खा जाएंगे उसको वैसे ही, तो उसमें मूल्य संवर्धन नहीं होगा। तो अब क्या है, ये एक उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, चीनी में परिवर्तित होने के लिए शुगर मिल में पहुंच गया। तो ये भी एक स्टेप जो है, यहाँ पर भी जो परिवहन हुआ इसमें भी एक मूल्य जुड़ा, यहाँ पर भी एक मूल्य प्राप्त हुआ, एक मूल्य संवर्धन हुआ। तो ये इसने पहुंचा दिया फैक्ट्री में, यानी कि शुगर मिल में।
यहाँ शुगर मिल में क्या होगा, शुगर मिल में चीनी बनेगी, चीनी बन के फिर वो इस ट्रक के माध्यम से कहाँ जाएगी, गोदाम में या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जहाँ की वितरण केंद्र है वहां जाएगी। ठीक है, तो ये कई सारी, ये भी शुगर मिल है, ये भी शुगर मिल है, अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। इसी के साथ साथ ये तो एक श्रृंखला हो गई कि आपको चीनी की प्राप्त हो गई, तो ये चीनी की मूल श्रृंखला हो गई। ठीक है, यहाँ बीज से लेके गन्ना, गन्ने से शुगर मिल, शुगर मिल में भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में गुजरने से इसके अंदर फिर कुछ एक मूल्य संवर्धन हुआ, कुछ मूल्य जुड़ा। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ मिला, यहाँ फाइनल उत्पाद मिला, यहाँ क्या मिल गई आपको, चीनी मिल गई। यहाँ पे चीनी प्राप्त हो गई, उस चीनी को आपने ट्रक में भरा और कहाँ पहुंचा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जहां से कि वो अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगी। ये शुगर दिखा रखी है, यहाँ से ये कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें बीच में एक श्रृंखला और आ सकती है, वो है मोलासिस की, जिसको बोलते हैं सीरा। उसका क्या होता है, उसको भेज देते हैं ये लोग डिस्टिलरी में। कहाँ भेज देते हैं, डिस्टिलरी में, जहां पर कि उससे अल्कोहल बनती है। तो इस डिस्टिलरी में क्या हुआ, अल्कोहल बनी, फिर उन्होंने अल्कोहल को आगे प्रोसेस करने के लिए भेज दिया। इसको आप कहाँ भेज सकते हैं, जहां पर कि और उसको परिष्कृत किया गया, परिष्कृत किया गया। ये क्या है, इसको बोलते हैं एथेनॉल वेयर हाउस। ये है स्टोर या एक भंडारण जग की भंडारण गृह है, जहाँ पे कि जो एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, वो भंडार की जाती है, भंडारित की जाती है। यहाँ से क्या हो सकता है, उसका या तो एथेनॉल बन के वाइन वाइन वगैरह में, या जो शराब जिसको बोलते हैं उसमें उपयोग में लाई जाए बनाने में, या फिर आजकल उसको क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में भी मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं, पेट्रोल में मिला रहे हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर एथिल अल्कोहल मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला ये भी हो सकती है। अगर आप एथेनॉल की श्रृंखला देखेंगे तो उसमें उसमें इस शुगर मिल के बाद ये और जुड़ेगा डिस्टिलरी, फिर ये परिवहन, फिर ये एथेनॉल का वेयर हाउस, उसके बाद फिर जाकर ये मिला। तो यहाँ पर कई सारे चरण हो गए, यहाँ पे कई सारी गतिविधियां हो गई। कुछ गतिविधियां एथेनॉल जो डिस्टिलरी है उसके अंदर होगी, डिस्टिलरी है ये, इसके बाद फिर परिवहन में कुछ ऐड होगा वैल्यू, फिर यहाँ ऐड होगी वैल्यू भंडार करने में, और फिर लास्ट में यहाँ कुछ वैल्यू ऐड हुई और वो फाइनल में उपभोक्ता को प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हो आप, तो हर स्टेप पे एक वैल्यू एडिशन है, इसी को ही मूल्य श्रृंखला या वैल्यू चेन बोलते हैं। एक और थी वैल्यू चेन, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर यह है कि जो एक तो निकला इससे सीरा, एक निकलता है इससे बगास। ठीक है ना, या गन्ने का उसको आप जो कुचल के जो भाग बचता है उसको आप जलाकर उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मूल्य संवर्धन, एक मूल्य श्रृंखला प्राप्त हो सकती है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको ये फिर ज्ञान प्रक्रिया वह श्रुतिकरण पूरा करूंगा। उसके पश्चात फिर आपको मैं इसके क्या लाभ होते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, और फिर लास्ट में आपके साथ केपीओ और बीपीओ में क्या अंतर है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो धन्यवाद। आप लोगों से अंत में फिर अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए, जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो और साथ में एक बार फिर आपसे एक अनुरोध और है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ पूछिए, पूछने से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप घबराइए मत, आराम से पढ़िए, बहुत आसान विषय है, बहुत रोचक विषय है। ठीक है, तो धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।